ऑडिट एंड टैक्सेशन, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है, जो कि 80 मार्क्स के लिए पेपर आएगा। इसका बाइफर्केशन सबको मालूम, प्रैक्टिकल 20 मार्क का, फर्स्ट टर्म 20 मार्क का, और फाइनल जो है वैसे 60 मार्क का है, पर पेपर आएगा कितने मार्क्स के लिए? 80 मार्क्स के लिए। इसका कन्वर्जन ऐसा है, ठीक है। 80 मार्क्स में से इसके अलोकेशंस, ऑडिट को 40 मार्क्स आएगा, टैक्सेशन को 40 मार्क्स आएगा, यानी 50-50 की रेशो है बोलने के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है ये 48 आता है और ये 32 मार्क्स का भी आता है। टैक्सेशन के अंदर ये प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी आने वाला है इस पर। इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इनकम फ्रॉम सैलरी 16 मार्क के लिए क्वेश्चन आता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8 मार्क के लिए आता, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 8 मार्क के लिए आता, और इधर टोटल हेड्स 16 मार्क के लिए आता है। और लगे हाथ एक्स्ट्रा कितना हो गई है? 16 और 16 32, और 8 मार्क का थ्योरी आता है, थ्योरी 8 मार्क्स। अच्छा, कभी कभार ये जो 16 मार्क का सम से है वो इधर भी आ जाता है, मतलब ये 16 मार्क का है सैलरी, ये भी 16 मार्क का है, और इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं, ये टोटल हेड्स करके चैप्टर आ जाता है इसमें। अब जो लोग ने चैप्टर पढ़े हैं उनको मालूम है टोटल हेड्स के अंदर सैलरी का कंटेंट कितना ज्यादा रहता है। तो इस वजह से सैलरी का क्वेश्चन और इनकम फ्रॉम हाउस क्वेश्चन, जो सॉरी इनकम फ्रॉम टोटल हेड्स का क्वेश्चन सेम सेम होता है, तो इस वजह से दोनों में क्वेश्चन पूछ लेता है 16-16। इसलिए मैंने पहले से बता रहा था कि 32 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाला है दोनों में। ऑप्शन हमेशा चेंज होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी को ऑप्शन में एचपी आता है और या फिर बिजनेस प्रोफेशन आता है, मतलब ये 16 मार्क का है सैलरी का, तो ये दोनों चैप्टर 8 मार्क के लगेंगे। कभी कभार ये भी होता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी ये कंपलसरी आएगा और ये दोनों ऑप्शन उठ के इधर आएंगे, इसको ऑप्शन में आ जाएंगे, एचपी के बिजनेस प्रोफेशन के 8 मार्क को 8 मार्क के। ये ज्यादा करके नहीं होता है, ज्यादा करके नहीं होता है। तो पेपर पैटर्न जो है ना वो फिक्स मत समझो, ऐसे बच्चे लोग तुम बहुत बार धोखा हुआ, उसमें मैं भी शामिल था। 16 मार्क का इनकम फ्रॉम सैलरी कंपलसरी आएगा, टोटल हेड्स को ऑप्शन में ये दोनों है, तो तुमको मालूम टोटल हेड्स के ऑप्शन में दोनों है, तो ये दोनों इजी है कंपैरेटिवली, और इजी बोल दो सबको अच्छा लगता। तो मैंने भी ये इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ के गया और टोटल हेड्स का ऑप्शन में छोड़ दिया और ये दो पढ़ गया। एग्जाम में यहां से ऑप्शन चेंज हुआ, ये कंपलसरी आया और इनकम फ्रॉम सैलरी को एचपी और बिजनेस प्रोफेशन आ गया। तो होता है ऐसा, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है और स्टूडेंट्स में हुआ है। इस वजह से बार बार बोलता हूँ कि कंपलसरी सबको समझो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, ऑप्शन में कुछ भी नहीं आने वाला है, सब कुछ कंपलसरी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ हेडिंग लिखो, इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर चैप्टर। ये भी लिखना 16 मार्क के लिए, हाँ ये आएगा जरूर, इसके बगैर तो अधूरी कहानी हमारी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी 16 मार्क के लिए है, और चैप्टर जिसने पढ़े हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, सबको मालूम है, जो भी है जैसा भी है। इनकम फ्रॉम सैलरी का छोटा सा इंट्रोडक्शन था, वो क्या है चैप्टर ये। इनकम फ्रॉम सैलरी सीधी बात है, क्योंकि एम्प्लॉयर है और कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करता है उसके काम के लिए। तो बस तुम्हारे लिए इतनी बात बोलना चाहिए कि इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी का मतलब क्या? जो भी पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो काइंड में हो, चाहे वो ऐसे ही क्यों ना हो, तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी, उसको हम सैलरी बुलाएंगे। हम बात करें इनकम की, तो यहां पर दो लोग हैं, एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, तो किसकी इनकम होंगी भला? एम्प्लॉयर की कि एम्प्लॉय की? एम्प्लॉय की इनकम होंगी, बराबर है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसा दिया तो इनकम होने वाली एम्प्लॉय की इनकम होने वाली। तो जो भी
कैश में या काइंड में जैसी भी इनकम आती है उसी को हम लोग टर्म क्या देंगे, सैलरी। सैलरी का मतलब क्या, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किसी भी नाम से किसी भी वजह से पैसा दिया है उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, सैलरी। अब क्या क्या वजह हो सकती है, वो वजह अनलिमिटेड है, उसकी गिनती नहीं करना हमको, बस एंडलेस एंडलेस वजह होंगी उसकी, ठीक है। ऊपर लिखे फॉर्मेट, फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर या मिस जो भी होंगी, फॉर पीवाई, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, यही लिखना है तुमको 18-19, एंड ए वाई 19-20 लिखना है। क्यू काई को ऐसा काई को वो सब क्वेश्चन नहीं पूछने का, बस पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, ए वाई मतलब असेसमेंट ईयर, रीजन बैठ ले, बस इतना ही क्वेश्चन पूछने का। पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, सीधी बात है प्रीवियस ईयर 18-19, और जब मैं 18-19 बोलता हूं तो अप्रैल में स्टार्ट होगा, मार्च में एंड होगा। असेसमेंट ईयर 18-19 का नेक्स्ट ईयर, यही लिखना, दूसरा कुछ लिखना नहीं है, कुछ दूसरा लिख के आए तो राडा हो जाएगा। यस कंपल्सरी है। तो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या पे कर सकता है, तो वो बेसिक पे करेगा, बेसिक पे करेगा। हमको ये बात का फैसला करना है कि उसको इनर कॉलम लिखे कि आउटर कॉलम लिखे। इनर कॉलम का मतलब क्या है, आउटर कॉलम का मतलब कैसे, कोई रूल नहीं बताया, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। इनर कॉलम का मतलब हम लोग ये बताएंगे कि किस इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेने वाला है, उसको हम बुलाएंगे एग्जम्प्टेड इनकम, और उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। एग्जम्प्टेड इनकम मतलब क्या, गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेने वाला है। और आउटर कॉलम में हम टैक्सेबल इनकम लिखेंगे। टैक्सेबल इनकम मतलब वो इनकम जिस पे गवर्नमेंट सरकार टैक्स लेने वाला है। तो सैलरी का मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक फिक्स अमाउंट दे दिया उसको सैलरी बुलाएंगे। अरे कुछ भी पे करा उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, सैलरी। तो जैसे कि बेसिक पे करा तो वो हमेशा क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। तुम्हारे जहन में एक ही बात आना चाहिए, कोई भी इनकम आया तो वो क्या होंगी, हमेशा टैक्सेबल होंगी। क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। टैक्सेबल मतलब क्या, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगा लेगा। तुमको याद नहीं करना है, कुछ भी आया उसको टैक्सेबल, चाहे वो कैश में आया चाहे वो काइंड में आया, उसको आप टैक्सेबल बनाओगे। लेकिन जिसको हमको इनर कॉलम लिखना है उस पर विशेष ध्यान देंगे, उसी को हाईलाइटर से स्टिकी नोट्स पे लगा के उसको मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट समझेंगे। बाकी तो सब यही है कि जो भी पैसा लिखेगा तुमको वो सीधे सीधे आउटर कॉलम में आएगा। जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस आता है, महंगाई भत्ता जिसको हम बोलते हैं, इसके जो कुछ भी अमाउंट मिलेगा ये भी आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम का मतलब क्या है, ये टैक्सेबल मतलब गवर्नमेंट इस पे टैक्स लेने वाला है। फिर बोनस आएगा, कुछ भी हो सकता है, ये बोनस हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन बोनस आया, हम लोग क्या करेंगे उसको टैक्सेबल, यानी सरकार इस पे टैक्स लेने वाला है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आया तो अगेन गवर्नमेंट इस पे टैक्स लेने वाला है, पहले इस पे टैक्स नहीं हुआ करता था, अब इसके ऊपर टैक्स होने वाला है। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, तो इसकी जो कुछ भी पैसा एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसके बच्चों, तुम नहीं, एम्प्लॉय के बच्चे को पैसा, मतलब पैसा दिया है पढ़ने के लिए, एम्प्लॉय के बच्चे को पैसा दिया मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया पैसा बच्चों को पढ़ाई के लिए, परवरिश के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बोलते हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर एग्जम्पशन देके रखा है। अरे बच्चों की पढ़ाई होना, हम चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई हो, हमसे ना हो पाया तो आप कर लो वो काम, वो एग्जम्प्टेड है। कितना एग्जम्पशन है, क्या एग्जम्पशन है, नहीं नहीं मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए तुम क्लास में इतनी गर्दी लगाए। एक्स एक्स मुझे मालूम है, मुझे वही समझता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, फिर हॉस्टल, नहीं नहीं रुकना, हॉस्टल अलाउंसेस, देखो भूल जा रहा, तुम ऐसे नाम लिया नाम भूल जाता, तीसरा चौथे की। हॉस्टल अलाउंसेस भी क्या है, एग्जम्पशन है। बेटा ये बंद हो गया ना सब, तो इसमें काम चलाओ, एग्जम्प्टेड। बस इनके
खानदान को प्लस कर दो, जो कुछ मिलेगा उसको हम ग्रास सैलरी बोलेंगे, ग्रास सैलरी लिखो। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ये कंपलसरी तुम याद करना है। 16 का 24 न को, 16 क्या है तुम्हारी उम्र नहीं बेटा, ये इनकम फ्रॉम सैलरी का सेक्शन है U/S अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शंस। ये भी आ जाएगा जो भी आना है। इसमें से एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है तो यहां से माइनस करेंगे। तीसरा, तीन चीज माइनस करना है, प्रोफेशनल टैक्स। बस क्यू काइकू कब माइनस करते, ये सब परेशानी नहीं, फॉर्मेट है बेटा, फॉर्मेट। जो कुछ भी आंसर आएगा इसको हम बुलाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। देख लो अच्छे से, रूबरू कर लो। तो सैलरी का मतलब क्या, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ भी पैसा दिया है, किसी भी नाम से पैसा दिया है। हैप्पी अलाउंसेस, आज मैं बहुत खुश होकर के अपने एम्प्लॉय को पैसा दिया, हैप्पी अलाउंसेस। आज मैं बड़ा सैड हूं तो सैड का पैसा दिया, सैड अलाउंसेस। किसी वजह से मान लो मेरा एम्प्लॉय जो है कैमरामैन बड़ा खुश हो रहा है मेरे को देख देख के, तो मैंने उसको, मुझे देखने का पैसा दिया मैंने उसको, बस यूं ही देखते रहना मुझे और यूं ही मुस्कुराते रहना। तो जो पैसा दिया है वो भी सैलरी के अंदर रहेगा। आज मान लो, ध्यान छोड़ो, जो कुछ भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देगा उसको हम लोग बुलाएंगे सैलरी, और वो हमेशा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सिर्फ कुछ कुछ छोड़ के, सिर्फ ये दो है क्या, नहीं, इस तो दुनिया बहुत बड़ी है, तुमको याद ये रखना है, ये याद नहीं रखना है। जो कुछ भी आया उसको टैक्सेबल, जिसको एग्जम्पशन है उसको अंदर लेंगे, और ये तीन चीज याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन था। हाँ बोलो, आपको कुछ क्यों आया अभी बेटा, समझा तो नहीं, अभी समझा एंटरटेनमेंट क्यों लिखे रहे, मैंने समझा नहीं, सुन मेरी बात, एंटरटेनमेंट अभी तो हुआ नहीं, जब मैं करूंगा एंटरटेनमेंट तब बात करेंगे। देखो मस्ती में कौन है, हम भी एंटरटेनमेंट करने की, लेकिन अभी नहीं, बाद में। चलो करें। मिस्टर एक्स, देख आ गया, इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ही हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 करो, उधर जो भी कुछ लिखा होगा 19 कर देना, 31 मार्च 2019 19। तो कोई मिस्टर एक्स है जो किसी कंपनी में जॉब करता है और उसको ये फॉलोइंग इनकम मिली है। क्या क्या मिला है, बेसिक, डीए, बोनस, ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, बच्चे मिले उसको। देयर आर वन सन गोइंग टू स्कूल, स्कूल को जाता है एक बच्चा। प्रोफेशनल टैक्स पेड 2500। फाइंड आउट इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर AY, आगे लिखो, फॉर AY 1920 लिखे। चलो, तो ये छोटा सम से, ट्रेलर सम से, पिक्चर दिखाने से पहले ट्रेलर दिखाना जरूरी है। तो क्या लिखा है देख लेते हैं। बेसिक सैलरी लिखा है 15,000 रुपीज। ठीक है, क्या मतलब बेसिक्स का, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रोटी, कपड़ा, मकान और 3G फोन, मोबाइल रिचार्ज, वो भी जरूरी है, 4G वॉट, तो उसके लिए बेसिक नेसेसिटीज के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पेमेंट किया है, तो ऐसे को बोलते हैं बेसिक सैलरी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी दिया, ये गया बेसिक इधर, कितना अमाउंट है इसका, 15,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ। काहे को 12 मंथ, साल का हमेशा हम लोग टैक्स निकालते हैं, पर मंथ नहीं निकालते हम लोग, ईयरली निकालते हैं। तो 15 इंटू 12 करो, कितना होता। अब ये सवाल है कि इसको इनर कॉलम लिखे क्या आउटर कॉलम लिखे, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, हमेशा सदा सदा के लिए इसको
आउटर कॉलम लिखने का। आउटर कॉलम का मतलब क्या है, ये टैक्सेबल है। टैक्सेबल मतलब क्या, गवर्नमेंट इस पे टैक्स लेगा, समझा? एग्जाम बेसिक आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। अगला बोलो क्या दिया है, डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस जो बहुत डियर होते हैं, गलत। डियरनेस अलाउंस मतलब क्या, महंगाई भत्ता। महंगाई जो बढ़ रही है उसके लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय कॉम्पेंसेट किया है। देख महंगाई बढ़ रही है, ले एक्स्ट्रा पैसा ले ले मेरी तरफ से। अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारे आ रहे तेरे नहीं आ रहे, तो उसके लिए अलग से पैसा ले, डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है। तो वो कितना पैसा दिया देखो जरा उसने 4,000 रुपीज पर मंथ, या देखो 4,000 इंटू 12 मंथ 48,000 रुपीज, ये भी टैक्सेबल है। डियरनेस अलाउंसेस। अलाउंसेस मतलब क्या, अलाउंसेस मतलब क्या, जो भी बेनिफिट है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इन कैश दिया उसको अलाउंसेस बुलाते हैं। बोनस नहीं, बोनस है वो कितना, 25,000 रुपीज पर मंथ है ना, 25,000 रुपए, सुख का 25। यहां तक किसी को डाउट से तो बोलो ऐ ऐ ऐ। तीनों भी क्या रहेंगे, टैक्सेबल। क्या हमेशा टैक्सेबल करना क्या, हाँ हमेशा के लिए टैक्सेबल करेंगे इसको। हमेशा जब भी तीनों दिखे, जब भी तीनों दिखेंगे तो क्या करेंगे, इनको तीनों का हमेशा टैक्सेबल, ठीक है। ये टैक्सेबल है मतलब हेज। आगे टैक्सेबल मतलब क्या करेंगे, आउटर कॉलम लिखेंगे, खत्म। यानी गवर्नमेंट इस पे टैक्स देने वाला है, ठीक है। कितना लेगा, क्या लेगा, एक महीने बाद देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कितना बोला ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, 800 रुपीज। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 800 रुपीज बोला है। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के ऊपर एग्जम्पशन विड्रॉ हो गया है। पहले गवर्नमेंट इस पर छूट दिया करती थी, अब वो कोई भी छूट नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मतलब क्या, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए जो खर्च लगता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैब चार्जेस। देखो हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, कैब से आता आता तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। जो कितना सिंपल सम से कई खाली बिल्ली घर दी जमा लेके आऊं तरह। नेक्स्ट चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, कितना दिया, 1,000 रुपीज। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस कितना दिया उसने, 1,000 पर मंथ, 12,000 रुपये मिल रहा है इसको। इसको इना कॉलम लिखिए, अब तुम ये याद करना है, मेमोराइज करना है तुमको। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, ध्यान दो, फ्यूचर ब्राइड है। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसा दिया, किस बात के लिए पैसा दिया है, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दिया है। बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते वो उसका प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम है। बच्चे झाड़ के नीचे बैठे रहता वो उसका प्रॉब्लम है। क्लास को कॉलेज को आता नहीं, बंक मारता वो उसका प्रॉब्लम है। पबजी खेलते बैठता वो उसका प्रॉब्लम है। टिकटॉक करते बैठता वो उसका प्रॉब्लम है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ये क्या है, टैक्सेबल है कि एग्जम्पशन है, इस पे एग्जम्पशन है, ठीक है। कितना है क्या है, तभी तो तुम लोग आके बैठे क्लास में। इतनी गर्दी इस वजह से ये एग्जम्पशन नहीं समझता इसलिए, वरना इतना सिंपल था, खटाक मल्टीप्लाई करके बाहर लिखो तो नहीं आते तुम लोग। ये एग्जम्पशन कितना है क्या है वो समझो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ये 100 रुपए एग्जम्पशन मिलेगा, ये याद ही करना तुमको। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ये एग्जम्प्टेड है अप टू ₹100 पर मंथ फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन गोइंग टू शाला, गोइंग टू स्कूल। फिर से बोलता हूं, बच्चों के लिए है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस इज एग्जम्प्टेड अप टू ₹100 पर मंथ फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन गोइंग टू स्कूल। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए, अब उसको 3 रहेंगे, 3 गाबड़े, 3 बच्चे उसको। नहीं नहीं सुन, तीनों भी स्कूल को आते, बार बार फेल होते, उससे मतलब नहीं अपने को। 3 बच्चे हैं उसको, सुनो, और तीनों को तीनों स्कूल को आते हैं। हमको मैक्सिमम कितने लेने हैं, 2। हमको ये समझना कि हम मतलब हमको समझना है कि यहां पर 2 का एग्जम्पशन है बस, 3 का नहीं। उसको 11 है, सुने रहते मैं देखे लाए,
11 है। एग्जामिशन कितने को देंगे? 2 को। कौन से 2? पहले वाला और लास्ट वाला? नहीं 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 नहीं, नहीं। उससे लेना देना नहीं आप लिखो, बस कोई भी 2 तुम्हारे जो पसंद करेंगे। चिल्ड्रन नहीं, सब पसंद, बच्चों के नाम थोड़ी लिखा हुआ तो कैसे पसंद करेंगे? तो चिल्ड्रन अच्छा इसको एक अच्छे, नहीं नहीं सुनो ना, एक अच्छे स्कूल ज्यादा नहीं, एडमिशन होइला नहीं, अभी आईला है, तो क्या करेंगे? उसको एग्जामिशन देंगे? नहीं। ए सुन, सेंटेंस पढ़ क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये एग्जामिशन कितना है? 100 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना जरूरी है, 2 है, दोनों भी स्कूल को जाते हैं, अभी चाहिए, तो फिर उसे एग्जामिशन नहीं मिलेगा। एग्जामिशन किसको मिलेगा? 2 बच्चे, मैक्सिमम 2 बच्चे, वो भी स्कूल को जाना चाहिए, समझा? एक बच्चा है, एक स्कूल का था तो एक का एग्जामिशन मिलेगा, 2 बच्चे दोनों स्कूल का थे, 2 का एग्जामिशन मिलेगा, 3 बच्चे 3 स्कूल का तो 2 का मिलेगा, समझा? 1.5 बच्चे नहीं रहते बेटा। सोचे 1.5 रहेंगे तो क्या, नॉनसेंस, 1.5 नहीं रहते, इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकते। तो इसको नोट लिखने का, ये स्टिकी नोट्स पे, स्टिकी नोट्स मत लगाना, अभी मत लगाना स्टिकी नोट्स पे, बार बार में लगाना, क्योंकि तुमको आदत लगानी है। देखो कैसे करेंगे एग्जाम्स के अंदर, इसको लिखेंगे कैसा? ये तो लेस करेंगे, लेस मतलब कुरकुरे, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्टेड, क्या करेंगे? अप टू ₹100 पर मंथ था, इंटू 12, इसको एक है करके 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके 2 रहते, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन सुनो इसके 1 था, वो भी स्कूल को 11 करके 1 से मल्टीप्लाई करे, देखो लिखा है उधर, मैं देखा था उसको, किधर तो खेल रहा था वो। देयर इज वन सन गोइंग टू स्कूल, अच्छा डॉटर रहेंगे तो क्या करेंगे? तो भी एक सन बोला है, चिल्ड्रन बोला है, लड़का लड़की है, भेदभाव ना कोई इधर, सन डॉटर में फर्क नहीं करने का। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये कितना एग्जामिशन है? 100 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, स्कूल को जाना अनिवार्य है, एडमिशन लिया, जा रहा उसकी मस्ती हो, एक की लिंगा, एग्जामिशन मिल जाएगा। तो इसको एक है करके 1 से मल्टीप्लाई करे, इसको 2 रहते तो, इसको 4 रहते तो भी 2 से मल्टीप्लाई करे होते हैं। अब याद रखो, याद देखो, ये तुमने सॉल्व कर, ये तुमने सॉल्व कर दिया ना, ये तुमने सॉल्व करे, पता है एग्जाम में मार्क्स तो भी नहीं देगा तुमको, सुनना, उसको नोट देना पड़ता, तो आओ उसको नोट दे। नोट नंबर 1, चिल्ड्रन एजुकेशन गिरी अलाउंसेस is exempted up to ₹100 per month, इसको 100 per month for maximum of 2 children going to school, school। ये लिखना कंपलसरी तुमका। अच्छा हर समय मैं लिखा करूंगा, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो ये सभी, हर समय तुमको लिखना है कि जैसे मैं एग्जामिशन लगा दूंगा इधर, वहां तुमको लिखना है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये रट देना है तुमको। कितना एग्जामिशन है? 100 रुपीज। बाकी तुमको दूसरा कुछ भी लिखने दो, बच्चे लोग दिखे एग्जामिशन लगाएंगे, पकड़ने का उनको या चिपकाने का, याद रहेगा, याद कर लो इसको। और आज जाते थे घर पे फिर पे बोलना चिल्ड्रन, बोला 4-5 बार याद हो जाएगा। जान दो, चलो खत्म हो गया, प्लस करो, और कुछ नहीं ना, प्लस करो, बोलो कितना होता? 2 7 3 400। लेस डिडक्शन, कौन सा सेक्शन? अंडर सेक्शन 16, देखो मैं क्या लिखा, 24 16, क्या बोला? 16 स्टैंडर्ड डिडक्शंस इस साल से आया है, मोदी भाई ने लेकर आए हैं, भाई थे ना वो। स्टैंडर्ड डिडक्शंस, उसके बारे में तुमको लिखा कर दे रहा हूं,
standard deductions is allowed under section 16 रुपीज 40,000 ये लिमिट है, और अमाउंट ऑफ सैलरी दैट इज ग्रॉस सैलरी whichever is लेस। एग्जाम में लिखो ये वर्किंग नोट। हाँ, फिर मैं जो जो लिखा रहा सब लिखना पड़ेगा। एग्जाम में लिखे कि एग्जाम में खुश होएगा। अरे नॉलेज बहुत ज्यादा है। हाँ, बोलेगा चू, ये तो व्हाट्सअप करेंगे। पास कैसे होता मैं देखता। स्टैंडर्ड डिडक्शंस अलाउड अंडर सेक्शन 16 40,000 लिमिट है। देखो 100 रुपए कहां से आए, ये पूरी बुक में लिखेला नहीं है, खंगाल के देखेंगे तो मालूम पड़ेगा 100 रुपए कहां से आए। ये तुमको याद करना है। बच्चे दिखे कि 100 रुपए चिपकाएंगे उनको, ठीक है। ऐसे ही ये सम सैलरी का आया तो तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना ही पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? तो 16 सेक्शन लगता कायदा लग रहा है कि 40,000 रुपए उसकी लिमिट है, ये याद करना पड़ेगा 40,000। और अमाउंट ऑफ सैलरी, कौन सी अमाउंट ऑफ सैलरी? ये ग्रॉस सैलरी। तो मैं लिखा ग्रॉस सैलरी व्हिचएवर इज लेस। एक काम करता हूं मैं, जैसे कि इस सम्स में था दैट इज 40,000 रुपीज, लिमिट बताया उसने ये वाला, बराबर है। या देखो लिखने की हिम्मत करो। और अमाउंट ऑफ सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितना है? लोअर बोलो कौन सा है? लोअर दैट इज 40,000। या देखो अब एक बात याद रखेंगे, इसको हमेशा के लिए 40,000 रुपीज कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शंस आया 40,000 जहन में रखने का, 40,000 रुपीज रखना ही रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शंस आया 40,000 रुपये चिपकाने का, क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। कैसा? ऐसा, यानी इसकी टोटल हो रही 3,400 रुपए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्या सुनो मेरी बात, क्यों? क्योंकि पूरा सम्स घूम जाएगा, इतने के लिए नहीं करेगा। सम्स को आगे बढ़ाना है, और तुमको 2.5 लाख की लिमिट है, अब तो याद रहेगा तुमको 2.5 लाख की लिमिट है। उसके ऊपर गया तो टैक्स बढ़ता तो कुछ भी अगर 2.5 लाख के ऊपर लेके आएंगे ना, इतने से पॉइंट को तुमको इतना छोटा पढ़ाने के लिए इतना सम्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो टफ बनाना है, 16 मार्क का देना है, तो तुमको वो कोशिश ये करेंगे 2.5 लाख के ऊपर रखने के लिए, समझा कि गेम। तो 1 पॉइंट के लिए कभी नहीं करेगा, 16 मार्क को 1 पॉइंट के लिए पूछना है इसको, वो 2.5 लाख के ऊपर उसको रखना पड़ेगा ताकि तुमको समझाड़ दे। तो इसके आगे से याद रखो क्या करेंगे, 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस कंपलसरी लगाएंगे। उसकी वजह तो ये है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्या? हाँ लिखना पड़ेगा, ये लिखेंगे। जब एग्जाम्शन देना पड़ेगा, जब डिडक्शन देना पड़ेगा, कंपलसरी उतना लिखेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लिखने का। एक्स्ट्रा मैं लिखा कर दूंगा, और कितना एग्जाम लिखना हो बताऊंगा तुम कितना लिखना है उसमें से, और 2D पॉइंट बस उतना, ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 40,000 रुपीज। और प्रोफेशनल टैक्स दिया देखो जरा, कितना है प्रोफेशनल टैक्स? 2,500, 42,500। ये बोल रहे कितना था ये? 2,73,000 माइनस करके बोलो कितना था? 2,40,000, 30,900। ये अपना फाइनल आंसर है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इतना छोटा समझाएंगे एग्जाम में? नहीं, ये ट्रेलर है कि ट्रेलर वाला हिस्सा जो पिक्चर का दिखाते अपने को, वो पिक्चर के इंक्लूड रहता क्या? नहीं रहता ना, वहां का तो काट छाट के दिखाते ना। तो ये सब इंक्लूड होने वाला मेन सम्स के अंदर, ये सब इंक्लूड होने वाला मेन सम्स के अंदर। तो बस ये काट छाट के दिखा रहा हूं क्या है करके। इससे बड़ा सम से ये कुछ भी नहीं है, इतना इजी मत समझो, आगे बहुत बड़ी दुनिया है इसकी। एग्जाम्शन बढ़ते आएंगे इसमें, इसके ने अलग अलग वैरायटी आते आएंगे इसमें। या तो डाउट से बोलो, समझा? क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 70।
क्या लिखा है क्वेश्चन में? मिस्टर एक्स इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, द फॉलोइंग डिटेल इज रिगार्डिंग हिज इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 कर दो उधर। आगे क्या लिखा? देखो, बेसिक पे ₹10,000 पर मंथ, बेसिक पे ये टैक्सेबल है। इंटू 12, फिर डीएनएस अलाउंस बोला है ₹4,000 पर मंथ एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाईलाइटर से मार्क करो उसको। ₹4,000 पर मंथ, 48,000। स्टिकी नोट्स निकालो और उस पर लिखेंगे एज पर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू एडमिसिबल। एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब एडमिसिबल, जो लोग इसमें स्टिकी नोट्स नहीं रहेंगे तो साइड में लिखेंगे, उसको कर देंगे हाईलाइटर से। तो एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या कि जब कभी ये बंदा मिस्टर एक्स रिटायरमेंट लेगा तो रिटायरमेंट के समय उसको डीएनएस अलाउंसेस मिलेगा। रिटायरमेंट के पहले मान लो कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी थी ₹2,00,000, और सैलरी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बेसिक्स ही, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, बोनस है, कमीशन है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। कल हमने देखे कि ये सब मिलके क्या बनती है, अपनी सैलरी बनती है। तो सैलरी कितना मिल रहा है उसको? ₹2,00,000। लेकिन जब रिटायरमेंट लेगा तो उसको ₹2,00,000 नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलेगा। तो क्या क्या चीजें मिलता है? बेसिक मिलता है, डीए मिलता है, कमीशन मिलता है, चिल्ड्रन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, बोनस मिलता है, एक्सेट्रा। और ये सब प्लस करने के बाद में उसको ₹2,00,000 की सैलरी मिलती पर मंथ। अब जब ये रिटायरमेंट लेगा, ये बिफोर रिटायरमेंट था, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद क्या उसको ₹2,00,000 मिलेंगी? सवाल है नहीं मिलेगी, क्योंकि रिटायरमेंट के पहले जब जॉब करता था उसको ₹2,00,000 मिलती थी। अब रिटायरमेंट के बाद में उसको कम मिलेगा। तो कम मिलेगा तो कितना मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? तो मान लो उसको बेसिक्स मिल रहा है, बेसिक भी मिल रहा, डीए भी मिल रहा, और कमीशन नहीं मिल रहा, चिल्ड्रन एजुकेशन नहीं मिल रहा, बोनस नहीं मिल रहा। चलो मान लेते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन मिल रहा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा बस, और उसकी सैलरी जा रही ₹10,000 पर मंथ रिटायरमेंट के बाद। तो सवाल यह है कि अगर उसको रिटायरमेंट के पहले जो डीए मिलता था, वो रिटायरमेंट के बाद में भी अगर डीए मिलता है तो हम लोग बुलाएंगे इसको एडमिसिबल। मान लो कि उसको रिटायरमेंट के बाद में बेसिक्स मिलेगा, डीए नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, बस 1 2 3 चीज मिलने वाले हैं। क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, बेसिक मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। हमको तो फोकस इसके ऊपर करना डीए पे। क्या डीए रिटायरमेंट के समय मिल रहा है? नहीं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉट एडमिसिबल। नॉट एडमिसिबल का मतलब क्या? रिटायरमेंट के समय डीए नहीं मिल रहा है। एडमिसिबल का मतलब क्या? रिटायरमेंट के समय डीए मिल रहा है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा सर हमको कि एडमिसिबल है कि नॉट एडमिसिबल है? तो कैसे मालूम पड़ेगा? एक तो लिख कर देगा हमको, जैसे कि अभी वाले सेंटेंस में लिख कर दिया एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो मतलब ये एडमिसिबल है। और अगर नहीं लिख के दिया तो सीधी सीधी बात है नॉट एडमिसिबल है। ठीक है, लिख कर देना चाहिए कि एडमिसिबल है या नहीं है। ठीक है, बाद बाद में इसके ऊपर और एडिशनल नोट्स बनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना चाहिए कि उसने लिख कर दिया करके एडमिसिबल, नहीं लिख कर दिया था, कल के तीनों सम में नहीं लिख कर दिया था, तो तीनों के तीनों सम्स में क्या रहेगा? नॉट एडमिसिबल। कि किसी को लगता है कि ये नोट करना चाहिए मैंने, तो नोट भी कर देना है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, एडमिसिबल है या नहीं है, हम लोग क्या बनेंगे? नॉट एडमिसिबल। ठीक है, लिख के ले लो ये, किसी को लगता है तो।
if question is silent about DA, whether admissible or not, then first check if DA is given in percentage, then it is admissible. If not, then not inadmissible, not admissible. आगे हाउस रेंट अलाउंसेस 5000 पर मंथ. क्या मतलब है हाउस रेंट अलाउंस का? आप किराए के घर पर रहते हो, एम्प्लॉयर बोलता है ले किराए के घर पे रहता है करके किराया मेरे से लेकर जा. तो कितना किराया दे रहा है वो? 5000 पर मंथ, यानी साल का 60,000 रुपीज दे रहा है. भले आप कम ज्यादा पे करते हो वो आपका प्रॉब्लम, लेकिन आप किराए घर पर रहते हो तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा HRA का. हमको तो वो क्या मतलब है उससे मतलब नहीं, हमको तो एक ही बात से मतलब है ये टैक्सेबल है या नहीं है. तो क्या है वो एग्जम्पशन दिया है, ठीक है. कितना है क्या है वो हम लोग चेक करते हैं. मैं पूरा नोट्स लिखा कर दे रहा तुमको HRA पे, तो उसको तुम एग्जाम में उतना लिखेंगे, लेकिन याद करते समय जितना लिखा रहा उतना याद करेंगे. HRA आया तो पहले ये देखोगे एम्प्लॉई स्टेज इन रेंटेड हाउस या एम्प्लॉई स्टेज इन his या her own हाउस. एक मिनट, हाउस खराब हो गया मेरा. हाउस, क्या वो खुद के घर में रहता है या रहती है, क्या किराए घर में रहती है वो? अगर वो किराए के घर पे नहीं खुद के घर में रहती है मतलब टैक्सेबल है. टैक्सेबल मतलब क्या? सीधे सीधे आउटर कॉलम में ठोकेश, आउटर कॉलम में लिखेंगे. रेंटेड घर में रहती है तो फिर एग्जम्पशन होगा, एग्जम्प्टेड लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. अब ये क्या बला लेकर आए, ऐसे चाहे समझा. अभी तो शुरुआत है, बस देखते हो खेल खंडोबा क्या होता है. HRA आया तो पहले क्या देखोगे कि जो एम्प्लॉय है वो रेंटेड हाउस में रहता है कि ओन हाउस में रहता है. ये सब याद करना पड़ेगा तुमको. अगर वो खुद के घर में रहता है तो सीधी बात है किराया नहीं भरता हूंगा. अगर किराया नहीं भरता हूंगा तो जो कुछ भी किराए की इनकम आती है उसको वो टैक्सेबल होगा. मतलब क्या, समझो मैं बात को क्या हो रहा हूं. मैं एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉय हो, मैंने आपको, आप किराए घर पर रहते हो इसलिए मैंने आपको पैसा दिया, ठीक है. लेकिन आप किराए घर पे नहीं रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किराए घर पे रहते हो इसलिए मैं आपको पैसा दे रहा हूं HRA का, ठीक है. मतलब अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं किराए घर पे रहते इसलिए, और आप अगर नहीं रहते हो मतलब पूरा पैसा आपका इनकम है, तो करके इनकम है तो टैक्सेबल है. दूसरा केस में ये वाली बात कर रहा हूं मैं आपको किराए घर पे रहते हो करके पैसा दे रहा हूं और सच में आप किराए घर पे रहते हो. तो अगर आप किराए घर पे रहते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा, तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा, तो बस वो जितना खर्चा होता होगा उतना एग्जम्पशन है. वो खर्चा कितना होता रहेगा आप मन बताओ, गवर्नमेंट बोलता हम कैलकुलेशन करेंगे. समझा. HRA आया तो क्या देखोगे, खुद के घर में हम नहीं, एम्प्लॉय कहां रहता है ये देखोगे. खुद के घर में रहते कि रहते, एम्प्लॉय स्टेज इन हिज ओन हाउस तो फिर क्या है टैक्सेबल, और रेंटेड हाउस में होगा तो क्या है
एग्जम्प्टेड है। ज्यादा करके अक्सर इमरान हाशमी अक्सर यही होगा कि वो एग्जम्पशन की ये वाली कैटेगरी आएंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मालूम पेचीदा है। समझ में आ रहा है? तक एग्जाम में कैसे स्टार्ट करेंगे एचआर आया तो ये तुम्हारे याद करने के लिए यहां से क्या लिखूंगे, एचआरए लिखूंगे, डैंग डैंग इज एग्जेम्प्टेड लीस्ट टू द फॉलोइंग, बस। बिकॉज बिकॉज कुछ नहीं बेटा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने वाइवाज में क्वेश्चन पूछे तुमको कि बता एचआरए का मतलब बता, तो पूरा भांडा फोड़ने का इसका, काय को टैक्सेबल है, काय को एग्जाम्शन है, सब बताने का। ये 2 पॉइंट में डाउट से बोलो। हमको कैसे मालूम पड़ेगा? कान में बोलेगा, लिख कर देगा कि रेंटेड हर घर पे रहता है कि नहीं रहता है, ये तो गूगल करने का। एग्जम्प्टेड है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या कैसे एग्जम्पशन है? तो इसके लिए पॉइंट है तुम याद करना पड़ेगा, एक्चुअल एचआर रिसीव्ड, ये याद करना पड़ेगा, ये याद करने वाले पॉइंट है। नहीं नहीं वो प्रैक्टिकल हो गया है, आप जो बोल रहे हो वो प्रैक्टिकल हुआ, हमको अभी एग्जाम देनी है, तो बस झूठ नहीं बोलना इधर। तो झूठ है कि सच है वो क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल में अपने को क्या देखने का, एग्जाम में निकालने का है। तो क्या करोगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पशन दूंगे और क्या पॉइंट लेंगे, एक्चुअल एचआर रिसीव्ड। ठीक है, एक्चुअल एचआर कितना मिला, छोटे छोटे स्क्वायर है देख, 60,000 रुपीज, और 60 कहां से आए? ठीक है, या देखो विंच चावला पर, या देखो 40% सैलरी और 50% ऑफ सैलरी। लिखो मत लिखो मत लिखो मत, देख लो एक बार कि 50% कब और 40% कब अब लेना है। 50% कब और 40% कब? मेट्रो सिटी में रहता हूं तो, अगर मेट्रो सिटी में रहता है 50% सैलरी है, और अगर अदर सिटी में रहता हूं तो कितना परसेंट से सैलरी? 40% सैलरी है। ठीक है, 50% कब? मेट्रो सिटी में रहता हूं, सीधी बात है। मेट्रो सिटी मतलब क्या? दिल्ली, मुंबई, क्या मुंबई ने, पुणे, दिल्ली, %50 of salary for metros, that is Mumbai, Chennai, Kolkata और दिल्ली। For other cities, बैंगलोर सिटीज, तो कितना परसेंट लेंगे? 40% सैलरी। और अदर सिटीज 40%। 50% कब? मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। चेन्नई के पहले हैदराबाद। पूना कॉलेज में रहते रहेंगे तो किधर? 40%। सुनो ना, संगम ने सिटी ने बिठाओ, संगम नियर में रहता हूँ तो 40। सातारा में रहता रहेगा तो किससे पति? अच्छा, बारामती में रहता हूँ तो फिर 40%। थाने में रहता रहेगा तो, थाने मुंबई के अंदर रहता है क्या? उसका पड़ोसी है, मुंबई में है ना। इराक में रहता रहेगा तो, नहीं नहीं इराक में रहती रही, अभी ये इराक में रहती है, कितना लेंगे? 40% सैलरी। लगता देख ली उसने, 40% सैलरी। समझा? यहां देखो ये कैसे है गुलकन, यहां देख, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि 40% कब और 50% कब? क्वेश्चन में साक्षात दर्शन होंगे इसकी कि 50% है कि 40% है। सुनो ना, मैंने पूरा बोला नहीं। क्वेश्चन के ऊपर बाय डिफॉल्ट लिखा होगा मिस्टर एक्स,
सुना, स्टेज इन उड़ीसा, उड़ीसा जो है वो 40% के अंदर आता है, इधर नहीं आएगा, तो साफ साफ मेंशन होगा उधर। और इसको सुनो ना, मेरी बात कंप्लीट कर लो, फिर बाद में क्या बोलना बोलो। विक्वान तुम स्कॉलर हो गए अभी, लेकिन मेरे को बोलने दो। इसको याद करने के लिए, ये ब्रिटिशर्स लोग के पता है कि मेन सिटीज थे, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, ये मेन सिटीज थे करके इतना ये इतना डेवलप्ड हो गए। तो याद रखो, अगर याद नहीं आता तो देखना कि ये ब्रिटिशर्स लोग की मेन सिटीज थी, ब्रिटिशर्स की मेन सिटीज। तो ब्रिटिशर्स पुणे में भी थे, मेरे घर के बाजू में रहने के लोग। तो तुम बोलेंगे नहीं सर वो भी नहीं, तो मेन सिटीज थे उस समय के। बैंक की जाती स्टूडेंट्स को मालूम होगा, और बाकी सिटीज के लिए 40% सैलरी। सवाल ये आता है कि हमको कैसे मान पड़ेगा 50% है कि 40% है। क्वेश्चन मेंशन होगा कि मुंबई में रहता है कि चेन्नई में, कलकत्ता की किधर किधर रहता है। ठीक है, सुनते रहना बस, नहीं तो फिर अदर सिटीज होगा। ठीक है, उन्हें उन्हें होगा। तो सर मेंशन नहीं किया अभी के समय दे सकता हूं, आ रहा ना, बराबर वही बोल रहा ना। अगर मेंशन नहीं आएगा तो बाय डिफॉल्ट 40%, क्योंकि ये तो 4 में से कहीं होगा, बाकी सिटीज तो इधर पड़ रहे ना, तो 40% होगा। अम्बिलवाड़े में रहता है तो 40% सैलरी। ठीक है, याद देखना। सर 6 महीने इधर था, 1 महीना दिल्ली में था, बाकी जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो इधर था, अदर सिटीज के अंदर। अभी बोलो ना सर क्या बोल रहे थे। ऐसे एग्जाम्स में हमको बीकॉम में नहीं आएंगे, एमकॉम में जरूर आएंगे, अगर गए तो। आगे क्लास में अगर ये सब पढ़ना पड़े तो एडवांस क्लासेस में ये सब है, अभी नहीं है, लेकिन अभी नहीं। इसमें डाउट से बोलो, तुम बस बीच में मत बोला, मेरे को मालूम तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को मालूम मैं क्या बोल रहा हूं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा। अब 40% समझिए कब, 50% समझिए कब। अभी क्वेश्चन में नहीं बोला है तो मतलब क्या होगा 40%। एग्जाम में सभी एक्सप्लेनेशन देते नहीं बैठेगा, 2 साल निकल जाएंगे। 40% को मालूम है कब लिखने का, ये सब लिखने का नहीं। डायरेक्ट एचआरए एग्जाम्प्टेड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 एक्चुअल एचआर रिसीव्ड 40% सैलरी, बिकॉज कुछ नहीं, ये तेगु समझ 16 में इतना बोलूंगा बोलने का। 40% सैलरी, हाँ टाइम है तो टाइम पास करते बैठने का, फिर यहां देखने से अच्छा टाइम पास करते बैठने का और लिखते बैठने का। 40% सैलरी ना, व्हाट डू मीन बाय सैलरी? सम सैलरी मींस फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए, सैलरी मींस फॉर एचआरए, फॉर एचआरए। एचआरए के अंदर सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डी है, दैट इफ एडमिसिबल। हो गए तो मालूम पड़ेगा बेटा तेको, कहा चुपता। कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज, सो ये हमको याद करना पड़ेगा क्या, लेके बैठने का चिट्ठी याद करना पड़ेगा। क्या देखो, बेसिक सीखना, बेसिक 120, हाँ डीए इतने बघा, डीए वो भी कौन सा विशेष, एडमिसिबल। हाँ यार देखो, एडमिसिबल के ऊपर क्वेश्चन बनाया हमने, ये सभी एडमिसिबल है कि नहीं क्वेश्चन में, हाँ हाईलाइटर से मार्क करते। एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा, मतलब क्या है वो एडमिसिबल है। या देखो तो 48,000 लूंगा मैं। अगर डीए के बाजू में कुछ नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा होता, नहीं नहीं कुछ भी नहीं लिखा होता, तो मैं यहां भी कुछ नहीं लिखा होता, क्योंकि डीए एडमिसिबल है कि नहीं देखना है। और मैंने बताया ना तुमको, इफ नॉट मेंशन देन डीए, इफ नॉट देन नॉट एडमिसिबल। कमीशन के बारे में कुछ बोला कि देखो, कमीशन नील 1,68,000। बेटा ब्रिस्टॉल डाउट से तो बोलो, और छोटा विल्स तुम भी 1,68,000 आ गया। चलो सर एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना क्या? नहीं, एग्जाम में ट्राई करके देखने का। मैं अगर वर्किंग नोट लिखू नहीं लिखू तो क्या होता है एग्जाम्स के अंदर? 67,200 और खत्म नहीं मिला है।
और जो लोग एब्सेंट थे उनको भारी पड़ रहा रहेगा सभी। एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सडनली। सर ये कहां से आ रहा है? उसका लोचा करके तुम क्लास में रेगुलर आ रहे। ये 3 बार ये सब चीजें कब लेना पड़ेगा? जब भी एचआर का एग्जामिशन आया, वो खुद के घर में रहता हूँ, 3 पॉइंट को मेमोराइज करके जाना है। एग्जाम में लिख कर नहीं देगा। सुन रहा कि नहीं सुन रहा? 3 पॉइंट ये है, ऐसा नहीं लिख कर देगा तुमको। ये एचआर है, एग्जामिशन है, तो ये तीनों पार्ट लग जाएंगे। चलो, एक्सेस रेंट पेड बाय एम्प्लॉई। नाउ रेंट पेड बाय एम्प्लॉई was rupees 7,000 रुपीज। 7,000 रुपये रेंट पे कर रहा है। देखो उसने बोला है इट से थी 4,000 रुपीज माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस 10% ऑफ सैलरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? द सैलरी का मतलब ऑलरेडी मेंशन है, 1,68,000 का 10% 16,800। लीस्ट विच एवर इज लोअर। ऐसे लिखा, ऐसे लिखा दो। एग्जाम में तुम पूरा लिखना। लोअर कौन सा है? 60,000। 60 नील WN वर्किंग नोट नंबर 1। सर उससे अच्छा ऊपर का साइड नीचे लिखे होते तो एग्जाम को थोड़ी समझा होता। इसके बाद मार्क्स इतने देंगे तुमको। पाओ पाओ 1/4 इसके पाओ मार्क्स देंगे तुमको। पाओ पाओ या अभी तक हाफ हो गए, इसके तुमको मार्क्स मिलेंगे। वो उसको डिपेंड करता है तुम लोग वर्किंग नोट देते कि नहीं देते। वर्किंग नोट साथ में देना ही पड़ेगा तुमको। दिए तो अच्छी बात है, तो फिर मार्क्स बढ़ते बढ़ते आएंगे। तो 2 मार्क्स देगा तुमको, इसके एक, उसके 1 मार्क्स दे देगा तुमको। हाँ, छोड़ल पेपर। आगे ये बोनस मतलब तुमको नहीं, उसके पहले देखो, मेडिकल एक्सपेंस इंकर बाय हिम हैज बीन रीइंबर्स्ड टू ₹27,000। मेडिकल रीइंबर्समेंट, मेडिकल expenses incurred by him ₹7,000। मेडिकल रीइंबर्समेंट। या देखो, या देखो मैं क्या बोल रहा सुनो जरा। मेडिकल रीइंबर्समेंट, मेडिकल में बहुत सारे पॉइंट्स। मेडिकल रीइंबर्समेंट मतलब क्या? एक होता है मेडिकल अलाउंसेस, दूसरा होता है मेडिकल रीइंबर्समेंट। मेडिकल अलाउंसेस का मतलब क्या? आप बीमार पड़ो मत पड़ो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है, बाबा बीमार मार पड़ा तो ये खर्चा कर देना। बीमार पड़ो मत पड़ो बात की बात, तो उसको बोलते हैं मेडिकल अलाउंसेस। वो टैक्सेबल है। समझा? सुन लो, मैं बाद में लिखा करूंगा से बाद वाला। मेडिकल अलाउंसेस टैक्सेबल है। सेकेंड पॉइंट, मेडिकल रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट मतलब क्या? रिफंड करना। मतलब मैं या मेरी फैमिली में से कोई बीमार पड़ता है तो बीमारी का जो बिल आएगा वो एम्प्लॉयर पे कर देगा, या फिर मैं बिल पे करूंगा वो रिफंड कर देगा। वो भी इस साल से क्या है? टैक्सेबल है। रिफंड यानी मेडिकल रीइंबर्समेंट क्या है? टैक्सेबल है। ठीक है, मेडिकल अलाउंसेस टैक्सेबल, मेडिकल रीइंबर्समेंट टैक्सेबल। अच्छा ध्यान देना। अब मेडिकल रीइंबर्समेंट किधर किधर होगा? तो ये हो सकता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहेगा, ससुन वार्ड नंबर 26, ससुन हॉस्पिटल में रहेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वो एडमिट हुआ था, डेंगू हो गया था उसको। नहीं नहीं हो गया, बिल आया 36,000 रुपये, प्राइवेट के अंदर आता। यहां पर तो आया
₹360। तो सीधी बात है, वहां पर प्राइवेट के अंदर बिल ज्यादा मारते और या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम बिल आता। तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर उसने ट्रीटमेंट लिया होगा खुद का या फिर फैमिली का, एग्जम्पशन होगा। ठीक है, सुनो फिर से क्या क्या बोलता हूं। मेडिकल अलाउंसेस एग्जम्पशन, टैक्सेबल, शाबाश। मेडिकल अलाउंसेस टैक्सेबल है। मेडिकल रीइंबर्समेंट की कैटेगरी बता रहा हूं, तीन तीन। पहली वाले बताया कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया हूंगा तो टैक्सेबल, गवर्नमेंट में लिया हूंगा तो एग्जम्पशन। अब तीसरी कैटेगरी बता रहा हूं, मेरा एम्प्लॉयर, मेरा हॉस्पिटल आदित्य बिरला, नहीं सुन, मेरा हॉस्पिटल आदित्य बिरला हॉस्पिटल है और उसके अपने मेरे अपने एम्प्लॉई को मैंने बोला या वाकई को एडमिट होता, जा मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हो जा। तो मेरा ही एम्प्लॉई मेरे ही हॉस्पिटल के अंदर आके एडमिट हुआ, बिल आया XYZ, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? आंसर है नहीं होगा। इनकम है कि नहीं, बात की बात है, लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा। समझा? फिर से बोलूं क्या 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 बोला मैंने? लिख के लो, मेडिकल अलाउंसेस लिख के लो, मेडिकल अलाउंसेस टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल लिखो, मेडिकल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। नंबर 2, मेडिकल रीइंबर्समेंट, मेडिकल रीइंबर्समेंट फॉर हिम और हिज फैमिली, हिज और हर फैमिली मेंबर्स। मेडिकल रीइंबर्समेंट डैश करेगा फॉर हिज और हिज फैमिली, हिज और हर जो भी लिखना है लिखो, फैमिली मेंबर्स। ठीक है, पॉइंट नंबर ए, इफ ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, इफ ट्रीटमेंट इन प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल, लिखो इधर नीचे लिखो, इफ ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल डैश करके लिखो फुल्ली टैक्सेबल, आगे ब्रैकेट के अंदर लिखो एग्जम्पशन ओमिटेड, एग्जम्पशन ओमिटेड, एग्जम्पशन ओमिटेड। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट, उसका ए पॉइंट लिखे, बी पॉइंट लिखो, इफ ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डैश करके लिखो एग्जम्पशन फुल्ली, फुल्ली एग्जम्प्टेड। सी पॉइंट लिखो, if treatment in employers, if treatment in employers hospital, dash कर लिखो fully tax, fully exemption, fully exempted, exempted, exempted। डी पॉइंट लिखो, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, डैश लिखो exempted to the extent of, exempted, exempted to the extent, to the extent of permission given by RBI, exemption, exempted to the extent, extent of क्या लिख लिया है? परमिशन गिवन बाय RBI। ये क्या है अपन बाद में देखेंगे, पर फॉर्म में अगर ट्रीटमेंट लिया तो क्या करेंगे उसको भी, RBI ने जितनी परमिशन दी, RBI ने बोला 1 लाख रुपए तक स्पेंड कर सकता, हमने स्पेंड करके 175, तो 75 टैक्सेबल आएगा, 1 लाख एग्जम्पशन आएगा। याद आएगा? अच्छा, एग्जाम में क्या आएगा? मेडिकल रिइंबर्समेंट क्या करते आएंगे, ये सब पॉइंट चिपकाएंगे, फिर क्या सी विद मेडिकल रिइंबर्समेंट टैक्सेबल, बस इतना।
ज्यादा नहीं लिखने का नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है तुमको? सम्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? मेरे हिसाब से सम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। ये रोज रोज बढ़ते आ रहे वर्किंग नोट्स, तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये तो सिंपल है ना, इसको बाहर लिखना है, किसको अंदर लिखना है ये बता दिया। इसके लिए कौन सी वर्किंग नोट है बता दिया। मेडिकल रीइंबर्समेंट कितना अमाउंट है रे? 27,000 टैक्सेबल है इस साल से। सत्ताईस है, 27, 25 से 27 कर दिए। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस ₹1450 पर मंथ, नहीं होगा तो लिख लो उधर। वो अच्छा बोनस है क्या उसके पहले? कितना बोनस है? 20,000 टैक्सेबल है, कल भी देखे अपने। एक लिख देना उधर आगे। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस ₹1450 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रेन। अरे मैं वो दिन दूसरे थे, दिन दूसरे मालूम देखो क्या करते हैं अपन, सीखने को बैठे ना। देखो उधर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस ₹1450 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, ना लिखो फिर क्वेश्चन में ऐड कर दो पॉइंट। ये हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस ₹1450 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रेन, 3 बच्चे, 1450 फॉर 3 चिल्ड्रेन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस कितना रे? 1450 इंटू 12 मंथ, तीनों बच्चे के लिए आती है 1450, कितना होता? 17,000 माइनस एग्जम्प्टेड ₹300 पर मंथ इंटू 12, मैक्सिमम कितने लेंगे? 2। लिख के रखो जिसने नहीं लिखाऊंगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस कल लिखे थे अपने बाय द वे होमवर्क में। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस इज एग्जम्प्टेड, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस इज एग्जम्प्टेड अप टू ₹300 पर मंथ। रिपीट मत करना, लिखे ले रहेंगे तो, या तुम्हारे लिए अगर लिखने की अगर तुम मेमोराइज करना है तो लिख सकते। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस इज एग्जम्प्टेड अप टू ₹300 पर मंथ फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। कितना होता है? 7,000, 10,000, 400 कि 200? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 5,000 पर मंथ। हाँ बोलो, लिख लो। अच्छा लिख, नहीं लिखाऊंगा तो लिख दो। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस लिखो जितना है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्वेश्चन में ऐड कर देना, ₹5,000 पर मंथ, ₹5,000 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ₹5,000 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना दिया है? 5,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब एंटरटेनमेंट के लिए क्या है? एंटरटेनमेंट हो रहा क्या है? सुनो, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ये टैक्सेबल भी है और एग्जम्पशन भी है, ठीक है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टैक्सेबल करेंगे। फिर से सुन लो, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ये टैक्सेबल भी है और एग्जम्पशन भी है। कब है टैक्सेबल? अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर टैक्सेबल है, अगर गवर्नमेंट है तो क्या है, वो एग्जम्पशन है। इसका मैं बाद में वर्किंग नोट निकाल के देता हूं। फिलहाल में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस को हम क्या करेंगे, टैक्सेबल के लिख कर दे दे तुमको। पर बहुत बड़ा नोट्स है तो मैं काम करूं उतना लिखता हूं, बाद में इसको करेक्शन करेंगे अपन। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज fully taxable for non-government
एम्प्लॉइज। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है, सरकारी है कि नहीं, क्या बोला उसने, तो क्या मानेंगे, नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है, अज्यूम्पशन लेंगे नॉन गवर्नमेंट है करके टैक्सेबल है वो। टोटल मारो कितना होता है बोलो उसको, मस्त, मैं भी डर गया। 285 मतलब 85,200 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन है, पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शंस कितना है 40,000। दूसरा कौन सा है, एंटरटेनमेंट नहीं आएगा, प्रोफेशनल टैक्स दिया क्वेश्चन में, नील नहीं लिखने का, डैश करने का, नील का भी अपना मतलब है। इनकम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 70 स्टार्ट करें। क्या लिखा देखो, मिस्टर एक्स फिर आ गया इज द एम्प्लॉय द कंपनी, ही हैज गिवन द फॉलोइंग डिटेल ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 कर दो उधर 2019। मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चन को पहले। तो बेसिक लिखा है 9,000 पर मंथ, डीए लिखा है यानी डीएनएस अलाउंस लिखा है 4,000 पर मंथ, बोनस लिखा है, कमीशन लिखा है, ट्रांसपोर्ट लिखा है, मेडिकल अलाउंस लिखा है। ही इज गिवन अ रेंट फ्री अकोमोडेशन फॉर विच इज रिकवर which a recovery of rupees 70 per month is made by the employer. The cost of furniture provided in the house is rupees 40,000. Find out taxable income from salary. क्वेश्चन जाहिर से बात है कल के सम से आज का क्वेश्चन डिफरेंट है। कल का क्वेश्चन और आज के सम में डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग हर रोज, क्योंकि रिवीजन का लेक्चर है, हमको रोज आगे बढ़ना है। वही चीजें जो कल हुई थी उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं। मैं ये मांग के चल रहा हूं कि कल जो तुमको टैक्सेशन का सम्स एचआरए का किया हमने वो तुमको आता है, क्योंकि उसके एक सम्स की प्रैक्टिस भी कर दी हमने। 2 सम्स और आज तीसरा एक और सम्स लूंगा एचआरए के ऊपर। तो मेरे को लगता है कि तुम्हारा परफेक्ट है, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं बात बोलूंगा और नया पॉइंट लूंगा। और नया पॉइंट यही है उसमें, रेंट फ्री अकोमोडेशन। प्लीज ये बात को कंप्लीट मत करना सर वो नए पॉइंट क्यों आ रहे हैं। नए पॉइंट तब तक आएंगे जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा, आते ही आएंगे, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो फिर से दोबारा। ये चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया है। तो सैलरी में क्या क्या पे किया है, तो बेसिक पे करता है, कुछ अलाउंसेस पे करता है, कुछ काइंड में पे करता है, कुछ कैश में पे करता है। ऐसी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है एक एम्प्लॉयर उसके एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को चाहे कुछ भी दे, कार दे, लैपटॉप दे, उसका क्रेडिट कार्ड का बिल भरे, उसका इनकम टैक्स पे करे, तो एम्प्लॉय की इनकम है। अगर एम्प्लॉय की इनकम है तो हमें यह काम करना है कि टैक्स ले क्या ना ले। अगर हम टैक्स लेते हैं तो हम बोलेंगे उसको टैक्सेबल है, और जो जो टैक्सेबल है उसको मैं आउटर कॉलम लिख दूंगा। और जिस पे सरकार ने टैक्स नहीं ले रहा है उसको मैं एग्जम्पशन बुला के उसको इनर कॉलम में ले लूंगा। अब तुम्हारे लिए काम यह करना है कि जो जो क्वेश्चन में डेटा दिया है, जैसे कि ये वाले डेटा दिया है, इस वाले को तुमको हमेशा ही मानना है क्या है, वो टैक्सेबल है, हमेशा टैक्सेबल है। और जिसको मैं इनर कॉलम लिखूं तो वो तुमको मेमोराइज करना, वो तुमको याद करना। याद ये नहीं करना कि आउटर कॉलम में क्या जाएगा, आउटर कॉलम में सब जाएगा, मतलब टैक्सेबल सब होगा। इनर कॉलम में क्या आएगा, जो एग्जम्पशन है, और वही याद रखना है। और मुश्किल से एक सम्स में कुछ
पांच छह एग्जाम्शन होते हैं, ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुमको 5-6 चीज ही याद रखना एग्जाम्स के अंदर, ये मतलब एक सेम्स के अंदर, और वो धीरे धीरे आज 5 है, कल 6 हो जाएंगे, कल 7 हो जाएंगे, एडिशनल करते करते आएंगे, रोज नई नई चीजें ऐड करेंगे। एक टाइम पे सब पढ़ा देंगे तो फिर समझेगा नहीं कुछ हमको, तो धीरे धीरे ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या क्या दिया देखो क्वेश्चन में, बेसिक दिया 9,000 पर मंथ। ये बेसिक एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे करा, कितना बेसिक सैलरी मिला उसको, 9,000 पर मंथ बोला है। टैक्सेशन ईयर निकालते, इसे 12 से मल्टीप्लाई करें। अब यह फैसला करना है कि इसको टैक्सेबल करे कि एग्जम्पशन करे, तो सरकार के कुछ रूल है वो याद रखना पड़ेगा कि वो क्या है, टैक्सेबल है। 1,08,000 रुपए पर टैक्स बैठने वाला है, मतलब टैक्सेबल है। अगला क्या दिया देखो जरा, देने सलाम मतलब महंगाई भत्ता। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को महंगाई के लिए पैसा दिया, गवर्नमेंट बोलता है पैसे मिले ना बस टैक्स होगा, टैक्स होगा मतलब ये टैक्सेबल है। और ईयरली टैक्स देते करके ईयरली इनकम निकालते करके 48,000 आउटर कॉलम में। बोनस, बोनस इधर यह 25,000 रुपीज, ये भी टैक्सेबल है आउटर कॉलम में। प्रायोरिटी क्या देंगे कि टैक्सेबल बाबा, समझा। आगे कमीशन, कितना कमीशन मिला देखो उसको, 24,000 पर मंथ, 2 लाख। यह देखो, यह देखो, रिसेंटली एक क्वेश्चन आया 2 साल पहले एग्जाम के अंदर, सेम सम्स ऐसा ही था। उधर था 900 रुपीज पर मंथ, 400 रुपीज पर मंथ, और ये ऐसे कॉमा पड़ा था एग्जाम्स के अंदर, और 24,000 रुपीज लिखा था आगे, सब पर मंथ था। क्या लिखा था, 24,000 ऐसे लिखा था पर मंथ। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में से आया था फाइनल एग्जाम्स के अंदर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या करे, ये 900 रिंगा, ये 400 है, ये 24,000 रुपये का एक मंथ था, और कॉमा भी दिला इधर, प्रिंटिंग मिस्टेक रिंगा। वो लोग ने क्या करे, 24,000 इंटू 12, लेकिन 24,000 को मल्टीप्लाई 12 से नहीं करे, 2400 को करे लोग ने। और ये एजम्पशन डाल दे कि उधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक था लेकिन कॉमा का था। वो लोग ने जीरो का कला कर, होशियार ना, अति होशियार। तो 24,000 का एक जीरो निकालते, बोले 2,400 देंगे। लॉजिक वन क्या लगा, ये 900, ये 400, तो ये 2,400 उसके आसपास रहेंगे ना, 24,000 रुपये कैसे रह सकता। एग्जाम में जैसा दिया ना क्वेश्चन, वो 2 लाख दे दो ना, 2 लाख रुपए पर मंथ, और बाकी 1-1 रुपए पर मंथ दे दो। ये 2 लाख दिया तो चुपचाप जो है वो सॉल्व करने का, वो उसकी मुसीबत है वो देख के लेंगा। अपन को नहीं बैठे, अपने को न्यूज आए के उधर ब्रेकिंग न्यूज, डैंग डैंग प्रिंटिंग मिस्टेक, ऐसा कुछ नहीं बोला तो काय को होशियारी मारने का। अरे नहीं, धोखा होगा डायरेक्ट 16 मार्क का, इसमें 16 मार्क का धोखा होने लगा, क्योंकि गड़बड़ इधर हुई ना, जीटी के ना टोटल, जीटी के ना गड़बड़, एनटी मतलब टैक्सेबल इनकम के ना गड़बड़, तो गड़बड़ एक नहीं गड़बड़ 3 हो रही, और अगर टोटल हेड्स पूछा तो महा गड़बड़। तो कोई नहीं करेंगे, कोई है नहीं ना ऐसा चित्री। आगे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, 1,000 रुपीज पर मंथ। मेडिकल अलाउंसेस, ये भी टैक्सेबल है।
अब तुमको वाइवास के बारे में समझाता हूं कि एग्जाम्स में वाइवास होती है, ओरल्स टैक्सेशन को लेकर खास करके होते हैं। और एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, बोलते हो क्या आता, बोलते को क्या आता है, ये पूछेंगे। तो ऐसे वो सर होशियार बच्चे लोग थे, सर पूछो क्या पूछने का है। टैक्सेशन पढ़ के गए रहते, तो पूछो बाबा क्या पूछने का है, तो ऐसा कभी नहीं कर रहा। मेरा भी टैक्सेशन का यही मतलब ओरल्स था, और मेरे को बुलाए और मैं लेक्चर को बैठा नहीं था, कोई अकाउंट्स का लेक्चर नहीं, कोई इकोनॉमिक्स नहीं, कुछ नहीं, हमेशा एब्सेंट। 11 से लेके तो मेरा पूरा करियर में था कि मैं एब्सेंट रहने का और कॉलेज जाने का, लाइब्रेरी बैठने का। मैं सोचने का कि वो पढ़ाएंगे ठीक है, लेकिन अपन भी पढ़ लेंगे ना, लाइब्रेरी में बैठ के अपन पढ़ने का। हाँ, टैक्सेशन नया था, कुछ समझ में नहीं आने का, इसलिए टीचर से पढ़ लेने का। तो क्योंकि फर्स्ट बेंच पे बैठने का और टीचर की जो उस समय जो टीचर थे और मेरी राइटिंग सेम मैच होने की, तो टीचर जरा ज्यादा ध्यान देने के मेरे पे, और क्वेश्चन के आंसर देता था मैं। अब वो प्रैक्टिकल बुक विक के सबमिशन होता था, तो टीचर ने सबको बुलाया, पूरी गर्दी पूरी भरी हुई क्लास, और देखे सर ने बोले कि रे कॉलेज में जब लेक्चर होते तो हार्डली 4-5 लोग होते, और अभी देखो पेपर प्रैक्टिकल आए तो देखो सबके सब कैसे कुछ आए। तो कॉलेज को डांटने लगे बाकी लोगों को कि तुम आया करो, तुम ऐसा करते, तुम वैसा करते, तुम ये करते। तो एक बच्चे ने पीछे से बोला आके क्या फायदा, तो बोले आगे क्या फायदा, तो मेरे को बुलाए इधर आ, अब ये बोलेगा आगे क्या फायदा। अब मैं बोला मेरे वांदे, तो मेरे को सामने बुलाए और मेरे को बोले बोलते हो क्या आता, बोलते हो क्या आता। तो मैंने शुरू करा, बेसिक फुली टैक्सेबल, डीए फुली टैक्सेबल, कमीशन फुली टैक्सेबल, बोनस फुली टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस तब एग्जम्पशन था, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो भी उसका एग्जम्पशन था 800 रुपए तभी था, 800 रुपए पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ एग्जम्पशन। ऐसा बोला मेरे को, ले बस 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 देखो इसको क्या क्या आता है। अब मैं डर गया कि ये बात को लेकर डरा, अगर मेरे को आगे का पूछे सेक्शन 80C क्या है, टी क्या है, वो मेरे को नहीं आता, तो मेरा भी कचरा उनका। तो इसलिए कभी भूल के नहीं बोलने का, जो आता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ना, बोल तू क्या आता, तो बोले बेसिक फुली टैक्सेबल, डीए फुली टैक्सेबल, कमीशन फुली टैक्सेबल, बोनस फुली टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फ्रॉम दिस ईयर फुली टैक्सेबल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपीज एग्जाम्पशन पर मंथ, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, बस 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 बोलेंगे वो समझ जाएंगे यहां से चाहिए। तो इस वजह से ज्यादा होशियार नहीं पढ़ने का, नहीं तो रहते ऐसे अनुसंधान करने वाले बच्चे लोग ऐसे बैठे रहते, बोलो ना सर क्या बोलने का है, मेरे को सब आता, 80C क्या मैं तुमको सिखाता। अरे वो पढ़े लिखे जो बैठे ले वो यूनिवर्सिटी वाले, वो टैक्स का पेपर देते, वो लोग टैक्स का पेपर चेक करते, उनको मालूम लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, तुम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। तो बोल क्या आता, बोलो क्या पूछने का नहीं, ऐसे नहीं, जो आता है वही बताएंगे, और जो मालूम है वही बताएंगे, और जो मैंने बोला वही बोलना तुमको। बोलेंगे हाउस प्रोवाइड के बारे में बोल, तो जीएवी नील सड़क नील, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाउस प्रोवाइड, ये बोल देंगे, जो पढ़े थे वही बोलेंगे ना, एक्स्ट्रा मत बोलो। सेक्शन 24 जो आता है वो बोलो, सेक्शन 16 जो आता है बोलो, 80C से 80U के बारे में हम का क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बारे में कभी छेड़ना मत। 80C से 80U आता क्या, तो बोलो मैं ट्राई करूंगा सर, ये कब बोलना, हाँ पूछे सर, पूछे बोले तो फिर उसने लगा 80E क्या है, 80DD क्या है, डबल डी मतलब डबल ढक्कन, तो ये सब नहीं, क्या पूछना है मैं ट्राई करूंगा सर। अगर 80s के बारे में पूछे तुमको सेक्शन, तो बोलो मैं ट्राई करूंगा, मैं जितना आता देखेंगे सर कितना आता, मैं कोशिश करूंगा। अगर तुम्हारे जो तुमने पढ़ के वही पूछा, जैसे 80C पूछा तुमको, तो तुमको आता ना 80C क्या है। अगर बोले 80DD क्या है, तो फिर वो तो मालूम नहीं हमको, तो फिर वो एरिया रिस्क हो जाएगा एरिया। 80EE क्या है, 80CCD क्या है, 80CCC क्या है, वो मालूम नहीं हमको। तो इस वजह से आंसर जब देंगे वाइवास को, तो सोच समझ के आंसर देने का, और क्वेश्चन जो पूछेंगे सोच समझ के देने का। और नहीं समझा, समझा भी और अपना टाइम लग रहा है, मालूम नहीं किसका आंसर 1600 का 1800 है, अभी कंफ्यूज हो गए, तो बोलेंगे वापस बोलो, भाई सुना नहीं वापस बोलो। जब तक वो दूसरी बार रिपीट करें तब तक अपना कुछ तो जुगाड़ कर लेने का दिमाग में, इसका आंसर ये है, और वैसा आंसर देने का। पूछ क्या बोल रहे, बोलो क्या बोलने का है, ये आंसर नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो जो आता है वो सिंपल देने का जवाब, उसका आंसर एक्स्ट्रा लेकर नहीं आने का। एग्जम्पशन उसमें 2-3 लगा देंगे एग्जम्पशन, सेक्शन बोल देंगे 16, ये तो याद है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल देंगे, प्रोफेशनल टैक्स बोल देंगे, एंटरटेनमेंट बोल देंगे, तो उतना काफी है तुम्हारे लिए। 80C में जाना नहीं है, क्योंकि तब तक रिवीजन भी नहीं लगेगा अपना क्लास में 80C का। 80C तुमको वो पूरा याद नहीं रहेगा,
जब कॉलेज में वाइवास होंगे तब अभी 80C तक नहीं पहुंचेंगे अपन। ये बोलो कि जज स्टार्ट होगा, इसलिए भूल के भी नहीं बोलेंगे, जो आता है वही बोलेंगे, और यही आता है यही बोलना। तो मेडिकल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। अब मेन गेम है इसके ऊपर, रेंट फ्री। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब क्या कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया है, घर दिया है, याद रखो, इसको परक्यूजिट बुलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार कि परक्यूजिट क्या है। परक्यूजिट मतलब क्या, अगर बेनिफिट काइंड में दिए तो क्या बुलाएंगे अपन उसको, परक्यूजिट। अगर बेनिफिट कैश में दिए तो उसको बुलाएंगे अलाउंसेस। मैंने अपने एम्प्लॉय को कैलकुलेटर के लिए पैसा दिया तो अलाउंसेस बुलाएंगे, कैलकुलेटर अलाउंसेस। और कैलकुलेटर दिया तो परक्यूजिट बुलाएंगे उसको, समझा। लैपटॉप के लिए पैसा दिया, लैपटॉप अलाउंसेस। लैपटॉप लाके दिया तो फिर परक्यूजिट। बेंच के लिए पैसा दिया, अलाउंसेस। बेंच लाके दिया, परक्यूजिट। परक्यूजिट और अलाउंसेस में क्या फर्क है, अलाउंसेस कैश में पे करते और परक्यूजिट कान में पे करते। लिख के लो ना ढोकले, लिख के ले। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब क्या, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया है। घर के लिए अगर पैसा दिया है तो उसको बोलते HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। समझा भी फर्क क्या है। हाउस रेंट अलाउंसेस में क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किराए घर पे लेता ना, ले पैसा ले, तो उसको बोलते हाउस रेंट अलाउंसेस, समझा। अगर घर खुद दिलाकर दिया है, घर खुद लाके मतलब भावना को समझो कि घर दिया है रहने के लिए, तो ऐसे बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब ये फ्री वर्ड है, उसका मतलब समझो फ्री का मतलब क्या है। फ्री का मतलब मुफ्त, एकदम टोटल फ्री नहीं। फ्री का मतलब क्या, तो फ्री का पहले मतलब समझो क्या है। घर, जो मकान मैंने दिया है किसी और को, अपने एम्प्लॉय को छोड़ किसी और को देता था तो उससे 15,000 रुपए किराया मिलता था, लेकिन वो मैंने अपने एम्प्लॉय को फ्री में दिया है, ये फ्री हुआ। ये सबको मालूम फ्री क्या है, ठीक है। दूसरा, मकान मैंने दिया है, बाहर किसी दूसरे को किराए पर देता 15,000 पर मंथ मिला होता, लेकिन मेरे एम्प्लॉय को दिया है तो मैंने बोला 1,500 रुपए पर मंथ दे, को समझा, ये भी फ्री हुआ, समझा। अभी तुमको ये बात दिमाग में रखनी है कि ये इनकम है तुम्हारा या नहीं है, है। अगर एम्प्लॉयर ने मकान नहीं प्रोवाइड करा होता तो आपको किराए घर पे रहना पड़ा होता और आपको किराया पे करना पड़ा था। क्योंकि एम्प्लॉयर ने मकान पे किया है तो बड़े सस्ता पे कर रहा है, सस्ता किराया आप पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो, दोनों में इनकम है आपका। जैसे कि एग्जांपल था, ऑटो से घर गए, आपको यूजुअली 120 रुपीज लगता है, तो आपके रिलेटिव मिल गए, उसने बोला रुक रुक, जान पहचान वाले मिल गए, रुक रुक मैं छोड़ता हूं घर पर, आपसे पैसा नहीं लिए, तो 120 बचा कि नहीं बचा, मतलब इनकम है आपका। या ये बोलो कि 120 रुपीज यूजुअली आते हैं, आपसे 120 मांगने के बजाय उसने बोला एक काम कर 100 रुपए दे, 20 रुपए रख दे, लेकिन 20 का तो इनकम है ना। ये दोनों को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम। इसी को हम लोग बोलेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन। सवाल आता है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, अकोमोडेशन जो प्रोवाइड किए, घर जो प्रोवाइड करे, वो इनकम कितनी होंगी उसकी, क्योंकि हर एरिया का अलग अलग किराए का अलग अलग इनकम हो सकती है। किसी को काशी कॉम्प्लेक्स में घर मिला तो उसकी वैसी इनकम को डिटरमाइन करना पड़ेगा कम। किसी को कोरेगांव पार्क में अगर इनकम, कोरेगांव पार्क का अगर बंगलो मिला रहने के लिए तो उसकी वैसी इनकम डिटरमाइन करना पड़ेगा। किसी को कमेले के बीच में मिला तो उसकी वैसी इनकम डिटरमाइन करना पड़ेगा, बराबर ना। अब किसी को मुंबई में, किसी को कलकत्ता में, किसी को सातारा में, किसी को संगमनेर, किसी को दिल्ली में, किसी को गुड़गांव के अंदर, और कहां घर मिला हूंगा, मुंबई में, दुबई में, बुर्ज खलीफा के ऊपर, टाइल्स के ऊपर बांध के रहा, बोले रिपाटा बांध के रहा, महाला बांध के रहा,
तो कितना इनकम मिलाऊंगा, क्या इनकम मिलाऊंगा, ये तो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन किधर है। तो अभी गवर्नमेंट हर बार लोकेशन ढूंढते नहीं बैठेगा, किधर लोकेशन है किधर क्या है। तो गवर्नमेंट एक पैरामीटर बनाया, बाबा कहीं पर भी रहे, अभी तू इमली के झाड़ के ऊपर घर बना के रहे, कहां भी रहे, मेरे को मतलब नहीं है, मैंने ये रूल बना के रखा है, पैरामीटर से अगर तुझे रेंट फ्री अकोमोडेशन की इनकम आती तो बस इतनी इनकम ली जाएगी तुझसे, इनकम मानी जाएगी इतनी। ये हम लोग जो सीख रहे रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसकी वैल्यू कितना निकालना है साल भर की, वो निकालना हमको, वो ढूंढना है। टैक्सेबल है क्योंकि इनकम है करके टैक्सेबल है, कितनी इनकम है वो ढूंढना है हमको। तो क्या क्या है क्या क्या रह सकता है इसमें। रेंट फ्री अकोमोडेशन विथ फर्नीचर हो सकता है, इसको फर्निश्ड अकोमोडेशन बोलते हैं इसको। रेंट फ्री अकोमोडेशन विदाउट फर्नीचर भी हो सकता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन विथ फर्नीचर हो सकता है एट कंसेशन, यार छोड़ दो, रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट हो सकता है, और रेंट फ्री अकोमोडेशन हो सकता है विदाउट कंसेशनल रेट। अभी रेंट फ्री अकोमोडेशन समझ गया। फर्नीचर का मतलब क्या, फर्नीचर मतलब क्या, घर में कुछ भी प्रोवाइड कराऊंगा एम्प्लॉयर ने, उसको अपन क्या बुलाएंगे, फर्नीचर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फर्नीचर दिया है, वो भी फर्नीचर कैटेगरी के अंदर आएगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टीवी दिया, बाबा कहा यहां वहां देखते बेटा, टीवी भी मैं देता, केबल में लगा के देता, क्या बुलाएंगे इसको, फर्नीचर। काय को दूसरे के भांडे बर्तन लेके आता, मैं भांडे बर्तन यूटेंसिल्स में देता हूं, क्या बुलाएंगे, फर्नीचर। डिश टीवी ला के दिया, फर्नीचर। फ्रिज ला के दिया, फर्नीचर। और रेडियो दिया, फर्नीचर। ये सब फर्नीचर कैटेगरी के अंदर आएगा। सोफा सेट दिया, फर्नीचर, तो फर्नीचर में आता तो फर्नीचर चलेगा। फ्रिज में बॉटल नहीं थी, ठंडी, कांच की नहीं बेटा, प्लास्टिक की बॉटल, तो वो भी दिया, वो भी क्या बुलाएंगे उसको, फर्नीचर। मतलब घर के साथ अगर कुछ भी प्रोवाइड किया तो उसको बोलते रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड अकोमोडेशन, फर्निश्ड यानी घर के साथ में कुछ और भी प्रोवाइड किया है। पंखे प्रोवाइड करा, पंखे पहले से रहते बेटा, ढोकले पहले से रहते पंखे। लाइट प्रोवाइड कर रहा, लाइट तो घर के साथ में चलेंगे ना, अंधेरे में क्या दिखेंगे घर। खैर, तो रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन मतलब क्या, घर के साथ में उसने कुछ और प्रोवाइड किया, फर्निश्ड अकोमोडेशन। कुछ भी रहने, जिम भी प्रोवाइड करा, जिम की मशीनरी प्रोवाइड करा, तो भी क्या बोलेंगे, फर्नीचर। वेरी गुड, सुनना। और अगर सिर्फ घर दिया तो हम लोग बुलाएंगे इसको रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। समझा, बैठने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ घर दिया, नहीं वो भी नहीं थी, कुर्सी बुर्ची कुछ नहीं, बोला ऐसा आके ऐसा देखो, तो भी क्या बुलाएंगे इसको, रेंट फ्री अनफर्निश्ड। ये याद रखो, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। तो कैलकुलेशन पहले हमको अनफर्निश्ड करनी है, उसमें फिर फर्नीचर ऐड कर देना है। एट कंसेशनल रेट विदाउट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट मतलब क्या, किसी और को किराए पर देता तो 15,000 पर मंथ, आपको दे रहा है 1,500 रुपए पर मंथ। किसी और को दे 15,000 पर मंथ, आपको दे रहा हो, आप मेरा एम्प्लॉय करके 1,500 रुपए पर मंथ। समझ में आ रहा, ये कंसेशनल रेट हुआ। विदाउट कंसेशनल रेट मतलब क्या, कोई कंसेशन नहीं, मतलब बाहर वाले को 15,000, आपको फोर्ट, कंसेशन नहीं मिल रहा, कंसेशनल रेट। मतलब यहां पर रिकवरी होंगी, कंसेशनल रेट का मतलब क्या, रिकवरी होंगी एम्प्लॉय से और नहीं होंगी। छोड़ दो ये सब, एग्जाम में ये तो पक्का बात है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन एग्जाम के अंदर आएगा। कौन से टाइप के 4 रहते हैं वो एग्जाम में मैं तुमको क्लासिफिकेशन करके दे रहा, बुक में कहीं पर लिखा नहीं है। जैसा तुमने रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट बोले, तो फिर एग्जाम तुमको छेड़ना चालू करेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन कंसेशनल रेट का मतलब क्या। तो एग्जामिनर ने अगर तुमको पूछा रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब क्या, तो मैंने जितना डेफिनेशन बताया उतना उसको टाइप में बताना। टाइप तो तुम्हारे लिए बताया मैंने, टाइप वैसे है कि लिखा नहीं है। रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, इतना बोलेंगे। समझा।
अब जब भी तुमको ये दिखे रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन, तो पहले काम ये करना है कि एम्प्लॉई कौन रे, एम्प्लॉई ये गवर्नमेंट वाला है कि नॉन गवर्नमेंट वाला चेक करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये देखना है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? देख के मालूम पड़ता गवर्नमेंट का है कि नॉन गवर्नमेंट का है, मालूम पड़ता। क्वेश्चन में लिख के लगता, क्वेश्चन के ऊपर लिखा होगा मिस्टर एक्स इज एन आईएएस ऑफिसर, तो मतलब गवर्नमेंट का है। मिस्टर एक्स इज अ कमिश्नर ऑफ मुंबई, मतलब क्या? गवर्नमेंट। मिस्टर एक्स इज वर्किंग विथ रिलायंस कंपनी एज ए मैनेजर, नॉन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है इसलिए कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता, वो सीधा सीधा लिखा होगा। अगर गवर्नमेंट है तो उससे ये टैक्सेबल करेंगे एट कंसेशनल रेट, नहीं लाइसेंस फीस, टैक्सेबल टू द एक्सटेंट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसकी लाइसेंस फीस देंगी, लाइसेंस फीस होती है इतनी इतनी एरिया का गवर्नमेंट की जो कॉटेज होती है उसमें लाइसेंस फीस देती है, इतनी लाइसेंस फीस है, वो डिटरमाइन करती है। मतलब क्वेश्चन बाकायदा तुमको डिटरमाइन करके देगा इतनी लाइसेंस फीस गवर्नमेंट ले रहा है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करना, तुम्हारा आंसर आएगा करेक्ट। किसके लिए? गवर्नमेंट। एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अगर एग्जाम में तुमको सताने की कोशिश कर रहा है और इतने पैटर्न में सताता ही है तो नॉन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो आएगा नहीं। रेंट फ्री अकोमोडेशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अक्सर नहीं आता है ये, ठीक है। तुमको अगर लिखना है तो लिख के ले लो एग्जाम के पहले, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या, नॉन गवर्नमेंट होगा तो दो चीजें लिखना है तुमको। अकोमोडेशन ऐसे लिखो चलेगा, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन नॉट, ये वाला मत लिखना, ये वाला मत लिखना, अच्छा चल लिख दो, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। नॉन गवर्नमेंट होगा तो ये देखना है अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर, नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर। या देखो इसको स्टार मार्क करना, स्टार का मतलब क्या? ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला हिस्सा, ये इधर स्टार, ये कैंसिल है, ये स्टार ने मार्क कर ले मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या करके आएंगे? रेंट फ्री अकोमोडेशन आया तो ये सब कैटेगरी लिख के नहीं आने का, रेंट फ्री अकोमोडेशन लिखने का, डैश गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नॉन गवर्नमेंट है वो लिखने का। अभी केस में क्या है? नॉन गवर्नमेंट, तो मिस्टर एक्स इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और फिर जो भी पार्ट होगा अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर है, अकोमोडेशन नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर है। क्वेश्चन देखो जरा, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर है, अकोमोडेशन नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर है, चेक करो। हाँ हाँ, ही इज गिवन रेंट फ्री अकोमोडेशन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, फॉर विच अ रिकवरी ऑफ ₹750 पर मंथ इज मेड बाय एम्प्लॉयर। यहां पर कहीं पे लिखा कि अकोमोडेशन इज नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर। देखो मैं सीधे सीधे समझता, अगर मेरा घर नहीं है ना, अगर क्लास मेरी नहीं है तो मतलब मैं किराया पे करूंगा, अगर क्लास मेरी है तो मैं किराया नहीं पे करूंगा, इतना समझता। तो क्वेश्चन में ये लिखा क्या है? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, पढ़ के देखो, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर लिखा क्या? नहीं, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ही समझो। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर ऐसा लिखा गया, तुम दूसरा मत ढूंढते बैठो एम्प्लॉय ने पे करा, मैं समझा रहा एम्प्लॉयर, तुम देख रहे एम्प्लॉय, और वो मिस्टेक करके आएंगे तुम लोग। फिर से बोलता हूं, क्या क्या लिखा है? रेंट अकोमोडेशन नॉट ओन बाय, यहां पे क्या लिखा है? मैं क्या बोल रहा हूं कि एम्प्लॉयर के बारे में बोल रहा हूं, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, मतलब ये वाला पार्ट है। क्योंकि अगर मैं किराया नहीं पे कर रहा मतलब मेरा घर खुद का है रे बाबा, अरे बोलो ना, मेरा खुद का घर है। अगर मैं वहां पर लिखा है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर मतलब मेरा घर नहीं है, अरे बोलो ना, तो मेरा घर नहीं है ना। लिखा है क्या उधर? नहीं लिखा है तो मतलब मेरा खुद का घर है ना।
समझा? तुम हाँ बोल रहे मेरे को मालूम है, बाद में रोते वो बोल मेरे को बोलते सर हाँ अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉय, हमको ये चेक करना है एम्प्लॉयर है क्या, वो क्वेश्चन में लिखेंगे एम्प्लॉय ने रेंट पे करा, एम्प्लॉय से मतलब नहीं है, वो जानने में आंदे मतलब नहीं अपने को, रेंट किसने पे करा वो मतलब नहीं, के किसी पीछे पड़ेगा अपन एम्प्लॉयर कौन रे, कौन 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 किधर इधर, सब तरह बोलेंगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर नहीं बनता, ये चार एक रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर रेंट पेड किसने करा ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये बोलेगा नहीं कि अकोमोडेशन, अगर बोल दिया कि ओन बाय एम्प्लॉयर है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो पहचानना पड़ेगा, कैसे पहचानेंगे, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय लिखे होना चाहिए, हाँ बोले एम्प्लॉयर लिखना चाहिए, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, तो उसने क्वेश्चन में लिखा क्या है, तो नहीं तो क्या करेंगे ओन बाय एम्प्लॉयर, समझा? पक्का? नहीं समझाऊंगा तो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज ऊपर लिख के रखो, भूलने की जिस बात है तो लिख के रखो, अगर रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर नहीं दिया है तो मतलब ये अकोमोडेशन इज ओन बाय एम्प्लॉयर, अगर रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर दिया है ऐसा लिख कर दिया है क्वेश्चन में तो मतलब अकोमोडेशन इज नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर, ऐसा लिख के रखो, लिखो और क्या शर्म रे, उर्दू में चाइनीज में लिखो, एग्जाम्पल को लेने की रोएंगे अपन बाजो लेंगे पेलो गया ना कॉलेज बोला था, फिर जाओ मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा, तुम पढ़ते बैठो। अब ये सुनो जरा, जब तुमने ये डिटरमाइन कर दिया कि अकोमोडेशन इज ओन बाय एम्प्लॉयर है, अकोमोडेशन नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर है, ये डिटरमाइन कर दिए, तो फिर अभी अपने को काम करना है, पॉपुलेशन देखना है अपने को कितनी, क्या देखना है, पाप कितने कितने मिले वो देखना है, ठीक है? मैं चार्ट लिख लेता हूं फिर बाद में देखेंगे। हाँ लिखे ले वो मेहनत वे कोने मेहनत, वही लिखा रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं लिखा रहा हूं, जो मैम ने लिखा है वही लिखा रहा हूं, तुम्हारे मैम ने जो लिखा है ना ये तो है, पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर है एल, चलेगा ऐसे लिखा तो, से लेके 10 लाख तक है तो क्या इसके बीच में है? नहीं रे, बराबर है, अब वो लिखता हूं 15% ऑफ इधर 15% सैलरी और रेंट पेड, जूम करके बता, विच एवर इज लोअर, चलेगा ऐसा? पॉपुलेशन 25 लाख से कम है, 10 लाख से ज्यादा, चलेगा ऐसा? एल लिखा लैक्स, 10% ऑफ सैलरी, कॉमन है, ऊपर का पॉइंट कॉमन है इसमें, नहीं 1 ये 2 3 अदर देन 1 एंड 2, ऊपर के पॉइंट नंबर 1 और 2 छोड़कर तो थर्ड वाला पॉइंट आएगा इसमें, 7.5% ऑफ, अच्छा नीचे फोर्थ वाला पॉइंट भी होटल अकोमोडेशन, और एग्जाम में नहीं आता करके लिखा रहा हूं मैं,
होटल इसका अब्बा का तो नहीं रिंगा? सैलरी मीन्स मिल गई। एनी अदर मॉनिटर क्या लिखा था? बेनिफिट्स। ए, बातें बंद। अरे कुछ भी। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था उसका। अब इस समय स्टार्ट करें। अब मेन मुद्दे पे आएंगे। कॉपी करने का है। 5 मिनट। 5। इतना इतना सीख लो, खत्म हो जाएगा। चलो करें। एंगेजमेंट हो गई उनकी।
अभी इससे छोटे नोट्स नहीं कर सकते हम लोग? देखिए वो मैडम ने लिखे तो कितने बड़े नोट्स हैं, उसको ही छोटे करके दिए हमने। एग्जाम में पॉइंट्स आ गए, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रेंट फ्री अकोमोडेशन रहेगा तो ये चेक करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट होगा तो लाइसेंस फीस होंगी, लाइसेंस फीस टैक्सेबल कर देंगे। नहीं तो नॉन गवर्नमेंट होगा तो अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर है। अगर रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर होगा तो अकोमोडेशन नॉट ओन है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर है तो फिर ये नॉट ओन में। रेंट अगर पे नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर तो ये ओन बाय एम्प्लॉयर है। तो क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है कि किसने रेंट पे करा, एम्प्लॉयर ने रेंट पे करा कि नहीं करा, तो हम लोग ये पॉइंट देख लेंगे। तो क्वेश्चन में ये भी नहीं मेंशन है कि पॉपुलेशन कितनी है, 25 लाख है, 25 से 10 है, अदर सिटीज है, अकोमोडेशन प्रोवाइड इन होटल है, ऐसा भी नहीं बोला है। होटल तो साफ साफ मेंशन होगा, ठीक है। तो काम करते उधर लिख देते हम लोग, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट दिल्ली, ठीक है। उधर क्वेश्चन में लिखो रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं ना लिखा, उधर एट दिल्ली लिख दो, उधर ऐड करो क्वेश्चन में, रेंट फ्री अकोमोडेशन लिखा ना, एट दिल्ली कर दो, ठीक है। ज्यादा करके तुम देखोगे जो मेट्रो सिटीज है उसके पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा ही है, और मेट्रो सिटी नहीं है कि मेट्रो सिटी फ्यूचर में पूरी कैपेबिलिटी लगती है कि हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे। हैदराबाद है तो पूरी कैपेसिटी रखती है कि हाँ ये हो सकते हैं। अहमदाबाद है ये पूरी कैपेसिटी रख रहे कि, बैंगलोर है ये पूरी कैपेसिटी रखते कि ये इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। पुणे है ये भी कैपेसिटी रखते कि इधर है। और कोई ऐसे दूर बिराज के नाम, एकदम दूर के बॉर्डर के पास के नाम, कैगू सतारा में को, तो वो 3 नंबर में आएगा। तो ऐसे तुमको मालूम पड़ेगा पढ़ के कि गोवा बहुत घाई जाने की, तो वो देख के मालूम पड़ेगा कि कितना कितना पॉपुलेशन से। सिटीज है बेटा, वो स्टेट्स नहीं है। तो अभी क्वेश्चन में दिल्ली बोला, दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है? फर्स्ट वाला, सेकंड नहीं फर्स्ट वाला, 25 लाख से ज्यादा है। कितना है? 15% ऑफ सैलरी। मेट्रो सिटीज है, मेट्रो सिटी की पॉपुलेशन ज्यादा रहती, 15% सैलरी है। तो सैलरी का मतलब क्या? तो ये लिखा लेगा सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस फीस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। मैं इधर ही कर रहा हूं कैलकुलेशन, क्योंकि नीचे का लगने वाला है। क्या देखो बेसिक बोलो कितना दिया है? 1,08,000 चलेगा ना, ऐसे लिखा तो प्लस डीए दिया क्या? हाँ ये डीए है, लेकिन कि उसके बाजू में क्वेश्चन में एडमिसिबल लिखा है, देखो जरा डीए के बाजू में एडमिसिबल लिखा है नील, प्लस बोनस लिख रहे तो बोना है। अरे ढोकले याद एक बाद में लिख, कॉपी करते बड़े बाद में। फीस मिली क्या? मेरे को तो नहीं मिली इधर फीस, नील, प्लस कमीशन है क्या? देखो कमीशन 2,88,000 की मजबूत, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऐसा कोई भी अलाउंसेस जो टैक्सेबल है। तो इसमें कौन कौन सा अलाउंसेस है? 1-2 अलाउंसेस है। कितने अमाउंट है? 12 और 6 प्लस करें। कोई मेरा बहुत प्लस करके बोलेगा मेरा बहुत 1,04,39,000। देखो फर्स्ट कैलकुलेशन इज मेड फॉर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। ये जो कैलकुलेशन था पता किसके लिए था? अनफर्निश्ड के लिए था पूरा कैलकुलेशन। एंड देन एड 10% टू मेक इट फर्निश्ड। तो क्या करेंगे? रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए 15% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी आई? 4,39,000। 4,39,000 15% बोलो कितना होता? 65,850। एक मिनट लिखो मत, बोले शांति से देख लो क्या चल रहा है, क्योंकि गड़बड़ है इधर। जो लिखा था उसका हमने टोटल करे 4,39,000, उसके ऊपर 15% निकाले, ये आया। ये वाला पॉइंट लिए सिर्फ, ये बाकी को छोड़ दिए।
जैसे जैसे जो जो पॉइंट आएंगे ये सब और है, ऐसे ना होगा कि वो इधर भी था इधर भी था इधर भी था, होटल के अंदर भी था, देखे थे ना हमने उसको सीसीटीवी के अंदर, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो कोई तो भी एक होगा। 4,39,000 का 15% निकाले 65,850 आए, याद तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्जेस। तो देखो जरा फर्नीचर की दिया क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है कितना है, देखो कितना है 40,000, 40,000 का 10% 61,850, ज्यादा क्लियर है। अब लेस रिकवर्ड फ्रॉम कॉस्ट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से जो कॉस्ट रिकवर हुआ वो हम लोग माइनस कर लेंगे। तो एम्प्लॉय से क्या कॉस्ट रिकवर हुआ, रिकवर का मतलब क्या, हमने जो एम्प्लॉय को घर दिए थे वो कितना उससे रिकवरी करे, विच रिकवरी ऑफ ₹750 पर मंथ इज मेड। या ऑब्वियसली एम्प्लॉय रिकवर बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय, इंग्लिश नहीं समझता, कितना देखो 9,000। मतलब इसका ये हुआ कि फर्नीचर मिला के 69,050 का तुम्हारा साल की आमदनी निकल रही, इतने तुम सेविंग कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयर तुम्हारे से पैसा भी ले रहा है, कितना 9,000 रुपीज ले रहा है, मतलब 60,850 रुपीज की तुम्हारे रेंट फ्री अकोमोडेशन आ रही, रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन ना। कहो कैसी रही, वल्ला वल्ला। एग्जाम में इतना सब लिखते नहीं बैठने का, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, ऐसा एग्जाम में लिखेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन की 4 टाइप, रेंट फ्री अकोमोडेशन लिखेंगे वर्किंग नोट, एम्प्लॉय इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अकोमोडेशन इज और वेयर अकोमोडेशन इज ओन बाय एम्प्लॉयर एंड ही स्टेज इन दिल्ली वेयर पॉपुलेशन 25 लाख से अबो, देयरफॉर 15% सैलरी, द टर्म सैलरी मींस बेसिक ढिमका ढिमका ढिमका। और ये कैलकुलेशन करे, फर्स्ट कैलकुलेशन में नहीं ये तुम्हारे समझने के लिए, डायरेक्ट सैलरी का मतलब निकालें फिर डायरेक्ट चिपकाएंगे। अब इसके आगे के सम्स होंगे ना, ये पूरा हो गया, इसके आगे के सम्स के अंदर मैं तुमको सिर्फ ये पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं, जितना लिखना है एग्जाम में उतना ये, लेकिन जब एग्जाम्स के पहले जब पढ़ेंगे ना तो वो सम्स नहीं, ये सम्स को पढ़ेंगे, ये सम्स को देखेंगे, इसके कैलकुलेशन देखेंगे कि मैं क्या बताया हूं। और कुछ है क्या, देखो प्लस करो, एक भी एग्जामेशन नहीं मिला उसको, प्लस करो ग्रॉस सैलरी आएंगी 1,91,000, 4,91,850 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लिख के आना, उसका कुछ मत लिखना। अजय देवगन कितना लिखेगा 16, हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शंस 40,000 रुपीज, ये कहां से आया, आ जाता बेटा ये, जैसे ये कहां से आया क्वेश्चन में नहीं लिखा है, ये आ जाता है ऐसे। प्रोफेशनल टैक्स क्वेश्चन में लिखे लगे प्रोफेशनल टैक्स, बोलो ना, देन पुट डैश, हाँ क्या हो गया, सैलरी नहीं मिली, ये ग्रॉस सैलरी क्या हो गया, क्या सही है रॉन्ग है, 5,47,000 पक्का, 5,40,000, हाँ तो 5 अच्छी है, 5,47,000 अभी राइट है, ठीक है, पूछने का था किशु, ये पूछने का था, 5,07,850 ये हमारी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम साली, समझा, समझा क्या, समझ डाउट से बोलो।